नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों करंट अफेयर की इस मैराथन में। आप सभी इसमें करंट अफेयर यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, बीपीएससी जिसमें आपका करंट अफेयर की मुख्य भूमिका है, इन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है और यह पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है। इसमें करंट के कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उन्हें शामिल किया गया है। तो आपका पहला प्रश्न क्या हो जाता है, रुपे कार्ड जो है जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसमें से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान दिया है। तो जैसा कि आंसर आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका पहला स्थान इसमें सही हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित और चीज़ों को जान लेते हैं हम। लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो कि ये रुपे कार्ड क्या होता है, जैसे कि आपके पास एटीएम कार्ड होता है, उसमें से बहुत से एटीएम कार्ड रुपे कार्ड होते हैं, बहुत से मास्टर कार्ड होते हैं, बहुत से इंटरनेशनल कार्ड होते हैं, इन सभी को उसमें शामिल किया जाता है। तो उस मामले में जो रुपे कार्ड है, उस रुपे कार्ड को जो कि जारी करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान, तो आपका पहला स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाता है पूरे भारत में। लेकिन यहाँ पे और एक हिसाब से सवाल बन जाते हैं, कुछ कितने को रुपे कार्ड जारी किया गया है, तो 7.16 करोड़ जो कि रुपे कार्ड जारी किया गया है। किस योजना के तहत जारी किया गया है, तो आप लोग देख रहे होंगे जनधन योजना के तहत यह जारी किया गया है और यह जो कि उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित और बारे में हम जान लेते हैं, इसके कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है रुपे कार्ड जारी करने में, लेकिन बिहार का द्वितीय स्थान हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं बिहार का द्वितीय स्थान हो जाता है, पश्चिम बंगाल का तृतीय स्थान हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो और उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी करने का प्रयास करेंगे, आप लोग स्पीड में भी लगा के देख सकते हैं वीडियोज़ को, लेकिन सपोर्ट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक दीजिएगा जिससे हम अगला वीडियो लाएं और करंट आपके क्वेश्चन लाएं। आपको पीपीटी के माध्यम से जो पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कराते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बकैती करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो चलते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, आपको 24 जनवरी 1950 से मनाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश 2026 की थीम्स क्या थी, तो थीम्स ये आपका क्या था, तो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश आपका थीम था। और इसके बाद में आपका क्या हो जाता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या नाम है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में एक है, उसका नाम क्या है, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी। कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे बारहसिंगा बाघ, हाथी गड्ढा आदि के लिए प्रसिद्ध है ये राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर में है। ये लोग आप लोग जानते रहिएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के और कुछ बांध महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन बांध के विषय में जान लेते हैं। रिहंद बांध, माता टीला बांध, रामगंगा बांध, परीक्षा बांध, इन चारों बांध के विषय में आप लोग जान लीजिए। तो रिहंद बांध कहाँ पे है, तो यह सोनभद्र में है। और रिहंद बांध का आपका जो है ये कहाँ पे है, सोनभद्र में है, ये आप लोग देख रहे होंगे। और ये किस नदी पे है, तो रिहंद नदी पे है। उत्तर प्रदेश में ही माता टीला बांध है। माता टीला बांध कहाँ है, बेतवा में है, झांसी क्षेत्र के में है ये। और रामगंगा बांध कहाँ पे है, तो रामगंगा नदी पर है और ये उत्तराखंड के सीमा क्षेत्र में है। इतना आप लोग जानते रहेंगे। परीक्षा बांध कहाँ है, तो बेतवा नदी पे है और झांसी में है। ये आपका जीके जीएस वाला पोर्शन भी क्लियर हो जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं और इससे संबंधित उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, कुछ प्रमुख स्थल जो कि हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे है, तो आपका ये लखनऊ में है। आपका बड़ा इमाम बाबा कहाँ है, लखनऊ में। छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पे, लखनऊ में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, देवा शरीफ कहाँ है, देवा शरीफ कहाँ है, बाराबंकी में है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेला के बारे में जान लीजिए। कुंभ मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है। माघ मेला कहाँ लगता है, आपका प्रयागराज में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है, मेरठ में लगता है। देव दीपावली वाराणसी में होता है। देव दीपावली कहाँ पे होता है, वाराणसी में होता है। बटेश्वर मेला कहाँ है, आगरा में है। ददरी मेला बलिया में लगता है। रामनगर मेला आपका वाराणसी में लगता है। तो आपके इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन, आपका ये जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश स्पेशल कुछ में नहीं शामिल किया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ क्वेश्चन पहले शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल जगत, मुख्य व्यक्ति, ऐसे करके प्रसिद्ध व्यक्ति, सभी करंट अफेयर को आपको देखने को मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो स्टार्टअप मिशन है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपका
एक, कृषि उत्पादन कम करना, राज्य में स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, सरकारी नौकरियों को समाप्त करना, केवल विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना। तो आपका उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा, राज्य में स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी और जानेंगे, क्या क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य मुख्य क्या है, तो युवाओं को, ये इतना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है, युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन करना तथा नए स्टार्टअप को आर्थिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश स्टार्टअप का उद्देश्य हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री अभ्युदय अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके विधेय में जानेंगे। वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल लॉन्च किया गया है, तो इस प्रश्न के हम लोग बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। आप लोग भी इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो कौन सा है, पीएम जनधन है, अजय है, समृद्धि, पीएम समृद्धि है, पीएम दिशा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो पीएम अजय। अब आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। इसको जारी कौन करता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया है। यम अजय, जो पीएम अजय है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। और पीएम जनधन जो है, इसमें क्या है, तो ये जनधन योजना है जो आपके गांव में खाते खुलवाए गए जनधन के माध्यम से। पीएम दिशा वाले का क्या मतलब है ऐप का, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान से संबंधित है पीएम दिशा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा, उत्तर प्रदेश में जलालाबाद का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है, तो क्या करने को मंजूरी दी गई है, उत्तर प्रदेश के नाम जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो परशुरामपुरी। क्या रखा गया है, परशुरामपुरी नाम रखा गया है। अब आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, पूरा डिटेल हम लोग परशुरामपुरी और इसका उद्देश्य क्या है। जो नाम बदलने का उद्देश्य बताया गया है सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पे कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान, जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान होगी उसी से संबंध को प्रमुखता देना तथा लंबे समय से चली आ रही नाम परिवर्तन की मांग को पूरा करना, ये इसका उद्देश्य बताया गया है। लेकिन और यह कहाँ पे है, जलालाबाद, तो शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का मंजूरी दी गई है। ये इतना आप लोग जानते रहिएगा। यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली से संबंधित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो जाता है। प्रोजेक्ट गंगा, प्रोजेक्ट गंगा की नदी की सफाई करना, ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना, सिंचाई सुविधा का विस्तार, गंगा में जल परिवहन बढ़ाना। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, बी आंसर हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं, तो उद्देश्य जो है इसका कनेक्टिविटी को बढ़ाना, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, जिससे आपके गांव में नेटवर्क का पहुंचाना। लेकिन ग्रामीण युवाओं को डिजिटल उद्यमिता से जोड़ना, डिजिटल शिक्षा एवं टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना, रोजगार एवं स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। ये आपका इतना जो है उद्देश्य हो जाता है। तो इतना आपका क्लियर हो जाता है। तो इस प्रश्न का आप लोग जान लीजिए कि प्रोजेक्ट गंगा का उद्देश्य क्या है। तो प्रोजेक्ट गंगा का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डिजिटल उद्यमिता से जोड़ना, स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, ये विभिन्न प्रकार के उसके उद्देश्य हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर हम लोग। जून 2026 में भारत का, ये देखिए, जून 2026 में भारत का 100वां रामसर स्थल कौन बना। 100वां रामसर स्थल, जून अभी हाल ही की बात है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामसर के बारे में आप लोग को बताएंगे पूरा, रामसर के बारे में, रामसर के संबंधित कहाँ से आए बात, रामसर का से संबंधित क्या होता है, रामसर आपका किस प्रकार से और किस प्रकार से इसका कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था, ये पूरा रामसर के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। तो सुरहा ताल को शामिल किया गया, 100वें उत्तर प्रदेश में है, 100वां नंबर का है, सुरहा ताल नाम है उसका। 2026 में अभी जून में इसको शामिल किया गया था। अब इसमें क्या हो जाता है कि आपको रामसर का कन्वेंशन होता है, कब होता है, 2 फरवरी 1971 को ईरान में होता है, रामसर शहर में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, जो रामसर स्थल का, तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग है।
तो इसका जो रामसर के साइट्स होती हैं, रामसर स्थल होते हैं, इसका जो संरक्षण होता है करना, तो आर्द्र भूमि जो होती है उसका संरक्षण करना है, कहने का मतलब पर्यावरण से संबंधित है। अब इसका नाम क्या है, सुराहा ताल का पूरा नाम आप लोग जान लीजिए। सुराहा ताल का जो पूरा नाम है ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुराहा ताल है। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण को आमतौर पे हम लोग कहाँ पे देखते हैं, तो बिहार से जोड़ के देखते हैं, लेकिन यहाँ बिहार से जोड़कर नहीं देखना है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के बलिया में है। आप लोग बलिया में है तो इसको उत्तर प्रदेश से ही जोड़कर देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश। समूह रामसर स्थल कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश बलिया में है। और नाम क्या है उसका, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुराहाताल नाम है। और ये 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इसकी घोषणा की गई है। ये आपका क्लियर। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के कितने रामसर स्थल है, तो 13 हो गए। कितने हो गए, ये 13 हो गए। अब ये क्लियर आपका क्वेश्चन हो जाता है। पूरे 50 क्वेश्चन मैंने शामिल किया है। आप लोग अगर साथ दोगे तो मैं पूरा करवा दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक बताइएगा। अगर आपको बेटर लगे तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, और कमेंट आप लोग अगर करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो मैं आपको लिए और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी गई थी। ये ऑपरेशन आपका अमिस्ताद, ऑपरेशन अमिस्ताद हो जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट, ईरान, वेनेजुएला, इजराइल, यूक्रेन। तो बी, वेनेजुएला में अभी हाल ही में थोड़ा त्रासदी आई थी, तो वहाँ पे ऑपरेशन अमिस्ताद के माध्यम से भारतीय नौसेना जो होती है, वो वहाँ पे आपका पहुँचाती है मदद। तो मदद पहुंचाती है, तो वो कहाँ पहुंचाती है, वेनेजुएला में। तो हम लोग वेनेजुएला के बारे में भी अभी और जान लेंगे, लेकिन ऑपरेशन कुछ और हैं जिन ऑपरेशन को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। इन ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन प्रहार कौन चलाया है, तो पंजाब पुलिस गैंगस्टर नेटवर्क को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन प्रहार कौन चलाया है, पंजाब पुलिस ने चलाया। ऑपरेशन शस्त्र कौन चलाया है, तो ये दिल्ली पुलिस चलाई है। ऑपरेशन क्रैकडाउन कौन चलाया है, तो तेलंगाना पुलिस चलाई है, साइबर अपराध पे रोक के लिए। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक कौन चलाया है, तो एनसीबी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कोकीन सिंडिकेट को भंडाफोड़ करने के लिए किया है, जिसमें 350 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। ऑपरेशन मिलाप कौन चलाया है, तो गुजरात पुलिस ने चलाया है। कौन चलाया है, गुजरात पुलिस ने। अब यहाँ पे वेनेजुएला की से ये संबंधित क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपका वेनेजुएला आंसर हो जाता है। ये आपका वेनेजुएला आंसर हो जाता है। लेकिन हम वेनेजुएला के बारे में और कुछ जान लेते हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस है। और वेनेजुएला का मुद्रा क्या है, तो बोलीवर है। ये इतना आप लोग इस प्रश्न के बारे में जानते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा, कतर। तो आपका आंसर दिख ही रहा है आपको, तो मेक्सिको में हुआ है। लेकिन मेक्सिको के बारे में और लोग आप लोग फीफा वर्ल्ड के बारे में जान लीजिए। तो फीफा वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ था 2026 शुरुआत मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टेडियो एल्जिटा में हुई थी इसकी शुरुआत। तो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो मेक्सिको में हुई थी 2026 वाले के। कितनी टीमें शामिल हुई थी, तो 32 टीमें इसमें शामिल हुई थी। 32 होती से इस बार 48 टीमों को शामिल किया गया है। पहली बार 4 देशों ने फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफाई किया है, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कनाडा और क्यूबा। वो 2026 फीफा वर्ल्ड कप थीम सॉन्ग क्या था, तो BR1। ये आपका BR1 इसका थीम हो जाता है फीफा वर्ल्ड कप का। थोड़ा खेल से संबंधित प्रश्न है, आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या हो जाता है, हाल ही में वो किस वायलिन वादक, ये आपका वायलिन वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है KT थॉमस, सतीश शाह, धर्मेंद्र सिंह, केवल श्री P नारायणन। तो आपका आंसर डी हो जाता है। लेकिन इस आंसर के बाद में भी हम लोग अभी इसके बारे में और चलेंगे। वायलिन वादक जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है उनको, ये 2026 में अभी हुआ था, माननीय राष्ट्रपति जी ने दिया था। तो कौन कौन किसको दिया था, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है आपका वायलिन वादक में, आपका जो है ये आपका पद्म विभूषण दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार क्या होता है, जो कि पद्म विभूषण होता है। राष्ट्रपति महोदया ने अभी 2026 में जो है 131 लोगों को पद्म पुरस्कार मंजूरी दी है। लेकिन किसको किसको कितना है, तो पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को, पद्म श्री जो है आपका
कितने लोगों को हो जाता है? तो पद्म श्री 113 लोगों को, कुल 131 लोगों को दिया गया। इसमें महिलाओं को जो है 19 लोगों को, मरणोपरांत लोगों में से कितने 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो आपका ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका श्री पी नारायणन को वायलिन वादक थे। ये आपको ध्यान देना है कि वायलिन वादक किस वायलिन वादक को मिला है? तो श्री पी नारायण को मिला है। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका तो पद्म विभूषण जो मिला हुआ है 5 लोगों को, उनका नाम क्या है? तो ये आप लोग देख लीजिए। ये आपका जो है 5 लोग जो है ये महाराष्ट्र से थे। कला के मामले में मिला इनको धर्मेंद्र सिंह देओल को, केटी थॉमस को सार्वजनिक मामले में केरल से, सुरुचि एन राजमा को उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश वाला आपको याद रखना है खास करके। और श्री पी नारायण साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, श्री बी एस अच्युतानंदन को मरणोपरांत मिला है, ये सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। इतना आपका हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर का जो है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू हुआ? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू हुआ? अमरावती में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, तो नई दिल्ली में। तो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अब नई दिल्ली में शुरू हुआ है तो नई दिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं। एआई समिट 2026 का आयोजन जो हुआ है 16 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक भारत में हुआ है। इसका फोकस क्या था? तो मुख्य फोकस आपका क्या हो जाता है? पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस पर एआई समिट हुआ था। ये आपका क्लियर हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्या है? हाल ही में विंटर ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? शीर्ष स्थान को किसने हासिल किया? तो नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, इटली। तो कौन हासिल किया है ये आप लोग जान लेते हैं और नॉर्वे के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो नॉर्वे आपका आंसर हो जाएगा इसमें। भारत की पदक तालिका में रैंक 30 थी इसकी। भारत क्योंकि भारत ने एक भी पदक नहीं लाया, इसीलिए इसकी तालिका में कितनी थी? तो 30वें नंबर पर था। राजधानी क्या है उसकी? ओस्लो है। और इसके बाद में मुद्रा नॉर्वेनियन क्रोन है। ये नॉर्वे ने जीता। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और उसके मुद्रा क्या है? क्रोन है। ये आपको जानना है। 12 नंबर का प्रश्न क्या हो जाता है? वर्ष 2026 में भारत में सर्वोच्च तालिका शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, ये आपका महत्वपूर्ण होता है। अशोक चक्र से किसे नवाजा गया? तो आपका ये 12 नंबर का प्रश्न जो है कि अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और आपका डी गुकेश। तो किसे? शुभांशु शुक्ला का काफी चर्चित व्यक्ति थे, आप लोगों ने देखा होगा। ये आपका शुभांशु शुक्ला आंसर हो जाएगा। तो किस मामले में? शांतिकालीन वीरता के मामले में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? आप लोग जान रहे हैं, शुभांशु शुक्ला याद रखिएगा। अब शुभांशु शुक्ला के बारे में और जान लेते हैं। ये भारतीय वायुसेना के कैप्टन ग्रुप थे। कौन थे? तो ये कैप्टन ग्रुप थे, ग्रुप का कैप्टन थे। और शुभांशु शुक्ला ने एक्जियोम AXIOM 4 इसको याद रखिएगा मिशन के तहत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, इसीलिए इनको मिला गया है। तो किस लिए दिया गया है? एक्जियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, इसीलिए इनको दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? 13 नंबर का प्रश्न क्या हो जाता है? तो जनवरी 2026 में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री बनी है? तो किस राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री बनी है? उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो आपका उत्तर महाराष्ट्र हो जाता है। लेकिन सुनेत्र पवार ने 31 जनवरी 2026 को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और एक कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में जान लेते हैं राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इतना आप लोग जानते रहिएगा। महिला हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और किस राज्य की हैं? तो महाराष्ट्र की हैं। ये आपका नाम क्या है? सुनीता पवार है। ये पूर्व में क्या रह चुकी हैं? तो राज्यपाल रह चुके, राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं, सांसद। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर का, 2026 के ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक नेता कौन थे? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव थे, दलाई लामा, पोप लियो, श्री रविशंकर। तो किसको मिला गया है? ग्रैमी अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, ग्रैमी अवार्ड
किससे संबंधित है ये सब कुछ आपको जानना है तो दलाई लामा को दिया गया है 2026 में। दलाई लामा को याद रखिएगा कौन है, ये तिब्बती बौद्ध धर्म के जो कि आध्यात्मिक नेता हैं। ये दलाई लामा को आप लोग देख रहे हैं ना, तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं। और ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस पुरस्कार से है तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको भी ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। दलाई लामा को 2026 के 68वें ग्रैमी अवार्ड, कौन सा, कभी कभी आपका नंबर दे देगा, 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए चुना गया है इनको। और विभिन्न पुरस्कार जान लेते हैं तो बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता एवं साहित्य संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब किसके क्षेत्र में दिया जाता है तो ये फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है क्योंकि, और सरस्वती सम्मान साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इतना पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हम 2026 में तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2026 में तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आप लोग जान लीजिए इसको, इस प्रश्न को, तो बांग्लादेश के बने हुए हैं। देश बांग्लादेश से प्रधानमंत्री रहमान बने हुए हैं। पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, बीएनपी। कभी कभी आपसे पार्टी पूछ लेता है तो बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी से लोग नेशनलिस्ट पार्टी से बने हुए हैं। शपथ कब लिए तो 17 फरवरी 2026 को लिए हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता हैं। उन्होंने 17 फरवरी 2026 बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तारिक रहमान है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में चर्चा रहा सेवा तीर्थ, ये प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। ये हाल ही में चर्चा में रहा सेवा तीर्थ किससे संबंधित है। भारत का नया सर्वोच्च न्याय परिसर, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय। जो पीएमओ, जिसको हम लोग पीएमओ पहले कहते थे, उस पीएमओ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। लोग आप लोग जानते रहेंगे कब बदला गया, 13 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन किया गया था। और एक चीज आप लोग जान लीजिए, कर्तव्य भवन, ये कर्तव्य भवन किसे कहा जाता है, नए केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को परिसर को कर्तव्य भवन कहा जाता है। ये इतना क्लियर हो जा रहा है। चलते अगले प्रश्न को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के लिए डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ किया है। तो कहाँ पे किया है, ये वाला देख लीजिए। ये वाला प्रश्न आप लोग कहाँ पे किया है, ये तो भोपाल, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद। तो कहाँ पे किया है, जयपुर में किया है। किस चीज का किया है, भारत विस्तार। ये आपका भारत विस्तार को किया है। तो अब कहाँ पे किया है तो जयपुर में कर दिया है। तो आप लोग केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने किया है। किस, क्या नाम है उसका आपका, किसकी शुरुआत, भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ पे किया है, जयपुर में किया है। और कौन किया है तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारतीय कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं। 17 फरवरी 2026 को जयपुर के राजस्थान में किया है। अब थोड़ा इसके बारे में और हम लोग जान लेते हैं। भारत विस्तार का उद्देश्य क्या है तो ये आपका ये उद्देश्य होता है किसानों को एआई आधारित कृषि सलाह देना, मौसम की जानकारी देना, बाजार कीमतों की जानकारी देना, फसल एवं कीट रोगों के से संबंधित सलाह देना। इतना विस्तार का उद्देश्य है। भारत विस्तार जो ऐप है जिसकी शुरुआत किया गया है उसका उद्देश्य है। तो ये क्लियर आपका प्रश्न हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, सरकारी योजनाओं को जानकारी देना, स्थानीय भाषाओं में सहायता उपलब्ध कराना, ये सब उसका भारत विस्तार ऐप का उद्देश्य है। चलते हैं अगले। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अनुच्छेद के तहत मंजूरी दी है। अब आपका यहाँ पे संविधान से संबंधित क्वेश्चन है एक प्रकार का, देख लीजिए। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 356। अब इन तीनों में हम लोग जानेंगे। अनुच्छेद 3 के तहत तो यहाँ पे किसी भी राज्य का नाम बदल दिया जाता है या उसका राज्य का नया गठन किया जाए, राज्य का नया गठन हो, नया नाम परिवर्तित हो सकता है। तो किसके माध्यम से तो अनुच्छेद 3 के माध्यम से। अनुच्छेद 3 संसद के राज्यों का गठन एवं सीमाओं का परिवर्तन संबंधी आपको बताता है। ये देखिए, ये वाला आप पढ़िए पूरी लाइन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद के राज्यों के गठन, सीमाओं में परिवर्तन तथा राज्यों के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, हम आप लोगों को पूरा संविधान क्लियर
कर देते हैं। अनुच्छेद 1 में है तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 21 जो है व्यक्तिगत जीवन एवं रक्षा से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 3 पे क्या है तो राज्य में जो विफल संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रीय शासन 356 जो है वो राष्ट्रीय शासन से आपातकाल से संबंधित है, ये आप लोग जानते रहिए। आपातकाल से संबंधित 2 अनुच्छेद और है 352 और 360। 360 वित्तीय में है, ये इतना आपका हो जाता है। 19 नंबर के प्रश्न की ओर अब आप लोग चलिए, ये आपका 19 नंबर प्रश्न। चलो, निर्भया दिशा पहल किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की रात्रिकालीन सुरक्षा के लिए शुरू की है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो निर्भया निशा पहल, इसको याद रखना है आपको। रात भर महिलाओं की पुलिस की सुरक्षा के संबंधित दृष्टिकोण से रखा गया है, इसको याद रखना है। तो कहाँ पे रखा गया है तो केरल में रखा गया है। तो शुरू कभी किया गया तो 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया गया है। इसका रात उद्देश्य क्या है तो रात में यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा, त्वरित पुलिस सहायता, सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारा। केरल की राजधानी क्या हो जाती है तो आपका ये वाला। कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलुरु है, जानते हैं आप लोग, लेकिन केरल की राजधानी क्या है तो तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु क्या है राजधानी चेन्नई है, और तेलंगाना की राजधानी क्या है तो हैदराबाद है। ये आप लोग राजधानी थोड़ा क्लियर करके रखिएगा। चलते अगले प्रश्न को 20 नंबर का। मुख्यमंत्री मावा धींगा सत्कार योजना, ये मुख्यमंत्री मावा धींगा सत्कार योजना, नाम से आपको नहीं लग रहा है कि किस क्षेत्र का होगा? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो पंजाब का है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक सहायता और आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री मावा से माँ याद कर लीजिए, माँ से महिलाएं, इतना आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका जो है पात्र महिलाएं जो होंगी आपका, तो उसमें कैटेगरी वाइज किया जाएगा। जो पात्र होंगी उन महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह, और को 15, जो जिस हिसाब से पात्र होगा उसको उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। 1000 प्रति माह किसी को दिए, किसी को 1500, वो आपका योग्यता निर्धारित करेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। भगवंत मान तो वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल गुलाब चंद राय कटारिया हैं, ये आपका पंजाब के हैं। चलते अगले प्रश्न। गौधाम योजना, गौधाम योजना ये कहाँ पे है आपका? 1 मिनट थोड़ा। गौधाम योजना 2026 में किस राज्य ने शुरू किया है? गौधाम योजना, ये आपका गौधाम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो किसने शुरू किया है गौधाम योजना? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। तो उत्तर क्या है इसका उद्देश्य क्या है तो बेसहारा आवारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना तथा उनको संरक्षण प्रदान करना। जो पशु आप लोग देख ही रहे हैं, घूम रहे हैं, उन पशुओं को एक सुरक्षित जगह पे आश्रय उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो गौधाम योजना के तहत यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। और कब शुरू किया गया तो 14/5/2026 शुरू किया गया है। स्थान कहाँ पे शुरू किया गया है? लाखासार बिलासपुर से शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ में? आप लोग याद रखिएगा, विष्णुदेव साय हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? मेंस कर रहा है, पुरुष को कह रहा है तो भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। जैसा कि वर्ल्ड कप अभी हुआ तो आप लोग देखा होगा कि भारत ने जीता था। टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई तो 7 फरवरी 2026 को हुई, और फाइनल 8 मार्च को खेला गया था। आयोजन कौन किया तो T20 भारत और श्रीलंका ने आयोजन किया था। इसमें आयोजन देश में बांग्लादेश भी था, लेकिन बांग्लादेश शामिल नहीं हुआ, तो वह क्रिकेट भी वर्ल्ड कप में नहीं खेला। तो भारत और श्रीलंका मेजबानी किया था। भारत ने उस वर्ल्ड कप को जीता है, और आपका न्यूजीलैंड उपविजेता रहा है। ये देखिए, न्यूजीलैंड उपविजेता रहा है। फाइनल कहाँ पे हुआ है तो नरेंद्र मोदी नेशनल स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है तो संजय सैमसन को मिला है। ये इतना क्वेश्चन आपका खेल जगत से हो जाता है। प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया? तो कौन शुरू किया है प्रोजेक्ट जीरो? आपका ये प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया है तो प्रश्न भ्रष्टाचार संबंधित है। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो केरल ने शुरू किया है। कौन शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है ये प्रोजेक्ट जीरो। प्रोजेक्ट जीरो केरल सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी पहल के लिए शुरू की गई है। तो केरल की राजधानी क्या है तो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन? DV सतीशन रेड्डी है इसमें। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं।
अब केरल है तो केरल से थोड़ा कुछ जो प्रश्न बनते हैं आपसे स्टैटिक जी के, उसको बता दें। अनामुडी वहाँ की चोटी है जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची और तथा दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है ये। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में है, आप लोग जानते होंगे। और ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है। ओणम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल का प्रमुख ओणम जो है प्रमुख त्योहार है कहाँ का? केरल का। ये इतना आपका केरल से संबंधित क्लियर हो जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध नृत्य केरल का क्या है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम है, ये जानते रहिए। 24 का क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है आप लोग जानते होंगे। आपका कच्छ जिला गुजरात, जयपुर राजस्थान, पुणे महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश। तो कच्छ जिला गुजरात में इसे शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? बैटरी ऊर्जा प्रणाली, बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया? कच्छ जिला गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य अतिरिक्त सौर ऊर्जा को स्टोर करना, दिन में दिन ऊर्जा ज्यादा बने उसे बैटरियों में जमा करना इसका उद्देश्य हो जाता है। BESS का पूरा नाम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये आपका इसका पूरा नाम हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आपका जो कि केंद्र की जितनी योजनाएं उनको लागू करने में नंबर 1 पर है। तो अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की प्रमुख झील क्या है? लोनार झील है। प्रसिद्ध नृत्य लावणी और तमाशा है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है, जो कि बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। बौद्ध गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? मुंबई के पास में है। इतना क्लियर आपका हो जाता है। 26 की तरफ चलते हैं क्वेश्चन। किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे DSP राज्य स्तर की नौकरी देने की घोषणा की है? तो कौन किया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने किया है। पश्चिम बंगाल ने हाल ही में घोषणा किया है कि हमारे यहाँ से कोई ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाएगा तो उसको 8 करोड़ रुपए नगद इनाम देंगे और DSP स्तर की उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे। तो कौन किया है? यह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल के विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध त्योहार क्या है? पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा है। प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो छऊ है। राज्यपाल कौन है? R रवि हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी BJP के हैं। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं है, शुभेंदु अधिकारी है। इतना आप लोग जानते रहिए। चलते अगले प्रश्न। बड़े पैमाने पर 27 क्वेश्चन नंबर। बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बाद मई 2026 में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। आप लोग जानते हो कहाँ पर सबसे ज्यादा नक्सल था? तो नक्सली एरिया छत्तीसगढ़ था। तो छत्तीसगढ़ को घोषित कर दिया गया है नक्सल मुक्त। चलते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ को किया गया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, राज्यपाल रमेन डेका हैं। तो ये आपका इतना। चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 28 नंबर का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस विदेशी विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मेलबर्न विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो किसको मिली है? ये आपका किसको मिली है? ये मेलबर्न विश्वविद्यालय को। ये अब मेलबर्न विश्वविद्यालय को मिली है। उद्देश्य क्या है इसको? तो उद्देश्य जो है आपका भारत में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना, भारतीय विद्यार्थियों को देश में रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा उपलब्ध कराना, विदेशी विद्यालयों और भारतीय संस्थाओं के वैश्विक संशोधन को शोध बढ़ावा देना। भारत को ग्लोबल स्तर पर इससे पहचान मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले मॉडल सीमा ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के कारण चुमूर गांव चर्चा में रहा। यह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चुमूर गांव। ये
चुमूर गांव को आप लोग जानते रहिएगा। तो ये कहाँ पे है? लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। अब लद्दाख और लेह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विनय कुमार वहाँ के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। और उद्देश्य क्या है? चुमूर को केवल एक सामान्य गांव के रूप में विकसित करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित, आत्मनिर्भर, जलवायु अनुकूल और पर्यटन आधारित सीमा बस्ती बनाना इसका उद्देश्य है। अब 5 जिले, अभी लेह जो था लद्दाख में मात्र 2 जिले थे जब लद्दाख का गठन कब हुआ था? लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो उस समय कितने जिले थे लद्दाख में? मात्र 2 जिले थे, एक लेह था, एक लद्दाख था। लेकिन 5 जिले उसमें और जोड़े गए हैं, ये नब्बरा, साम, थांग्स, जास्कर और द्रास, ये 5 जिले अभी और जोड़े गए हैं, इसको जानते रहिएगा हाल ही में। तो पर शुरुआत में इसमें लेह और कारगिल 2 जिले थे। कितने जिले थे? 2 जिले थे, लेह और कारगिल 2 जिले थे। अब लद्दाख की बात है तो थोड़ा प्रसिद्ध झीलें लद्दाख में कौन सी है? तो पैंगोंग झील है, तेसो झील है, तेसोकार झील है। यहाँ पे प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है लद्दाख का? तो खारदुग दर्रा है, चांगला है, फोतला एवं जोजिला दर्रा, ये लद्दाख के दर्रे हो जाते। प्रमुख पर्वत कौन सा था? काराकाम, कोरम श्रेणी, आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा, लद्दाख श्रेणी पढ़ा होगा, जासर श्रेणी, ये तीनों वहीं पर है। अगला प्रश्न जो कि वरिष्ठ नागरिक की सहायता के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जीवन साथी सक्षम, कहने का मतलब वरिष्ठ नागरिक जो बुजुर्ग होंगे उनकी सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो वरिष्ठ मित्र, कौन सा आपका? जीवन नाम का लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? वरिष्ठ नागरिक तक आवश्यक सेवाओं और सहायता को बेहतर ढंग से पहुंचाना। ये आपका आखिरी क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा तो और क्वेश्चन आपको फिर से वीडियो बना के जारी कर दिया जाएगा। इतने प्रश्न हैं, आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा कमेंट में। अगर आपका कमेंट आया तो मैं आपको बहुत सारे कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।